छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चैनल जीटीटी टॉक शो में। और हाँ, आज के जो गेस्ट है वो आज के शो को बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं, क्योंकि आज का शो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है एंड ही इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर जो अपने फैमिली फंड हाउस को मैनेज करते हैं। ही नोस, उनके पास डीप डाइव नॉलेज है कि कैसे कंपनी में एनालिसिस करना चाहिए अच्छी तरीके से और उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज पेन, पेपर, कॉपी, पेंसिल, रबड़ सब रख लें। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलने वाला है उसको नोट करें और उसको फिर वापस स्टडी करें। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब मैं बुलाने वाला हूं हमारे अगले गेस्ट अमित सर को, जिनके पास किसी भी डिग्री की कमी नहीं है। स्टॉक मार्केट, बिजनेस वर्ल्ड, हर बड़ा हर छोटा आदमी ने जानता है। तो चलिए अगली आवाज मेरे साथ अब आप सुनेंगे अमित सर की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर कि फाइनली आपसे दोबारा हमारा कनेक्ट हो गया और फाइनली आप हमारे शो पे भी आ गए हैं। तो स्वागतम स्वागतम एंड स्वागतम। मैं चाहता हूं आज का सेशन धमाकेदार हो। और एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो छींचा लेतर बहुत करते हैं। 2 रुपए के स्टॉक्स, 5 रुपए के स्टॉक्स जो होते हैं ना, जो मार्केट में आते हैं, हम हवाबाजी में खरीद लेते हैं क्योंकि हर किसी को अमीर बनना है। बट सही तरीके से कोई गाइड नहीं करता, कोई नहीं बताता कि एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक, आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो और आप फंडामेंटल बहुत अच्छे से जानते हो, डीपली करते हो, आप बहुत लोगों से मिलते हो। ऐसा शायद ही कोई मीडिया में बंदा हो जिसे आप नहीं जानते हो, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बंदा हो जिसे आप नहीं जानते। तो स्टेज इज योर्स, प्लीज आप लें। और आप, मैं चाहता हूं आज आप इन डेप्थ डिटेलिंग में बताएं कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और हम जैसे इन्वेस्टरों के थोड़े जो आंख होते हैं ना उसे जरूर खोलें। प्लीज, स्टेज इज योर्स। तो थैंक यू मुकेश फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर अगेन। तो अभी क्या है कि मतलब आजकल आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग जो है वो पेनी स्टॉक्स में, जिनका मार्केट कैप 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ ऐसा होता है, या स्मॉल कैप स्टॉक्स 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, या मिड कैप या लार्ज कैप, इस तरीके से सब लोग रिकमेंडेशन देते हैं। सो बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लोग जो सस्ता स्टॉक होता है उस पर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लाइक अभी आपने सुना होगा एमआरएफ हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपए का अगर एक स्टॉक है तो लोग तो जाएंगे नहीं वहां पे। लेकिन अगर कोई स्टॉक 10 रुपए का होता है या 5 रुपए का होता है या 2 रुपए का होता है, देन पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट स्टॉक। तो उनको लगता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हम 10,000 रुपए में, पता लगा 1 रुपए का स्टॉक है तो 10,000 रुपए में 10,000 से आ जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि हमेशा कंपनी की वैल्यू मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होती है, राइट। तो मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप होता है जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अगर किसी कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बहुत ज्यादा होंगे और उसका रेट अगर कम भी है, तब भी उसका अगर मार्केट कैप ज्यादा है, तो उसमें जो ग्रोथ है आपका वो उतनी तेजी से नहीं आएगा, राइट। एमआरएफ पे 1 लाख रुपए इसलिए चला गया क्योंकि एमआरएफ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो कम है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में है वो कम है, और इसी वजह से उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर यही वो लोग जो है उसको वो कर दें, मतलब बोनस इशू, शेयर का बोनस इशू वो कर दें, या फिर उसको स्प्लिट कर दें, राइट। जैसे मान लीजिए अभी 10 रुपए का फेस वैल्यू है, उसको 1 रुपए की फेस वैल्यू, तो उसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो पहला तो जो रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना है कि कंपनी की जो वैल्यू होती है वो उसके करंट मार्केट प्राइस से नहीं होती है, रादर उसके मार्केट कैप से लगाई जाती है, राइट। तो उसका आपको मार्केट कैप देखना है, आप उसका ये नहीं देखना कि रेट कितना चल रहा है, वो 1 रुपए का चल रहा है, 2 रुपए का चल रहा है, 3 रुपए का चल रहा है, ठीक है। पहला ये। दूसरा, जो फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है कि जो धंधा या जो बिजनेस आपको नहीं समझ में आता है, उस धंधे में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बनने जा रहे हो। तो शेयर होल्डर बनने का मतलब क्या हुआ कि यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो अगर आप उस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो तो इट मींस कि आपको उस बिजनेस की एटलीस्ट एक बेसिक समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको, जैसे फार्मा है, जैसे मैं बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं कभी भी फार्मा में पैसे नहीं लगा। उसका रीजन है क्योंकि फार्मा मुझे नहीं समझ में आता। बिकॉज फार्मा में 2 तरीके की कंपनीज होती हैं। एक एपीआई कंपनी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, और दूसरी कंपनी फॉर्मुलेशन की होती है जो एक्चुअल में आर&डी करती है उस मॉलिक्यूल के लिए। अब जो कंपनी मॉलिक्यूल में आर&डी कर रही है, मुझे तो ये मालूम नहीं है कि वो किस तरीके का आर&डी कर रही है उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में। अगर वो मॉलिक्यूल
बनने के बाद सक्सेस हो गया, तब तो उस कंपनी की वैल्यूएशन हो सकता है वहां से 3x 4x 5x 10x जैसा भी होगा चली जाएगी। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल बना और वो सक्सेस नहीं हुआ, या मान लीजिए मॉलिक्यूल आर&डी में ही वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो वो जितना पैसा उस आर&डी में उस मॉलिक्यूल को बनाने में लगा है, वो सारा का सारा पैसा सम कॉस्ट हो जाता है, यानी खत्म, राइट। तो इसलिए हमेशा उस धंधे में पैसे डालो जो धंधा आपको समझ में आता हो, एटलीस्ट उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो, एटलीस्ट आपको उसको बेसिक बेसिक आपको चीजें समझ में आती हो कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस में एक जो अप्रोच होती है उसको बोलते हैं ईआईसी अप्रोच। ईआईसी अप्रोच का मतलब होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। अब इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें क्या है कि हम लोग कोई ग्लोबल इन्वेस्टर तो है नहीं कि हमें यूएस में पैसा डालना है, कि रसा में डालना है, कि इंडिया में डालना है, कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में डालना है। हमें तो इंडिया में डालना है, चाहे यहाँ का जीडीपी 7% से ग्रो करे, और चाहे इसका 5% से ग्रो करे, और चाहे इसका 2% से ग्रो करे, बिकॉज वी विल हैव टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, राइट। ये ठीक है कि कल को हमें लग रहा है कि भाई ठीक है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, या आरबीआई ने मान लीजिए रेट हाइक कर दिए ग्रोथ को करने के लिए, या रेट ग्रोथ को कर्व करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, या रेट कट कर दिए ग्रोथ को वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो उन सब में क्या होता है कि हम लोग, हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम लोग मार्केट से पैसा निकाल के और लिक्विड फंड में बैठ जाए, शॉर्ट टर्म जो लिक्विड फंड होता है उसमें बैठ जाए, और दोबारा जब हमें अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम फिर से उसमें पैसा लगाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक एनालिसिस का बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है करने। दूसरा जो आता है वो आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में हमें क्या करना होता है कि हमें पहले इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, राइट। इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मान लीजिए बहुत सारी जो कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है बिल्कुल नेसेंट स्टेज में होती है, यानी बिल्कुल अभी शुरू हुई है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए ड्रोन है, अभी ड्रोन क्या है, बिल्कुल नया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई का बजवर्ड है आज की तारीख में। चैट जीपीटी आने के बाद लोग एआई एआई करके घूम रहे हैं। एआई हो गया आपका, हो गया ये ड्रोन इंडस्ट्री हो गई आपका, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो अभी शुरू हुआ है जिसमें कि लोग चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए जो बना रहे हैं, तो ये सारी बिल्कुल, मान लीजिए मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये जो सारी चीजें, ब्लॉकचेन हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है, राइट। हमें ये नहीं मालूम है कि ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, राइट, लेकिन ये इनिशिएट हो गया। दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, यानी कि वो नेसेंट स्टेज से निकल आया लेकिन अब ग्रोथ में है, यानी कि वो इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज में है। थर्ड होता है आपका बिल्कुल स्टैग्नेशन आ गया है, मतलब मेच्योर हो गई है इंडस्ट्री, मतलब अब उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, बची नहीं। एंड देन आता है फाइनली डिक्लाइनिंग स्टेज, कि अब जो है वो इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे करके ना डिक्लाइन हो रही है, राइट, मतलब उसमें जो है धीरे धीरे डिक्लाइन आ रहा है। तो सबसे पहले हमें हमेशा ग्रोथ स्टेज वाली जो कंपनियां हैं या जो मोमेंटम स्टेज वाली कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाना है, एंड कई बार हमें नेसेंट स्टेज में भी लगाना है, क्योंकि नेसेंट स्टेज में क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये इंडस्ट्री आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से बज़वर्ड है आज की तारीख में पूरी दुनिया में, तो वी कैन से दैट कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आगे नहीं, जस्ट 2 to 3 years, मतलब जस्ट टेक द टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 years, 2-3 साल में मुझे लगता है जो एआई की कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, बिकॉज जिस तरीके का हाइप एक क्रिएट किया गया, और अगर वो हाइप एक्चुअल में अगर कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअलिटी में, तो वी कैन मेक ए वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम दोज कंपनीज व्हिच आर प्राइमरली इनटू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरीके से ड्रोन का आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ देयर, अभी एक कंपनी लिस्ट हुई थी एसएमई स्पेस में जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया ड्रोन में। इसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड कुछ कंपनीज हैं जो अभी लिस्ट हुई हैं, तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं। एसएमई स्पेस का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एसएमई स्पेस में जो कंपनी होती है वो हम लोग जो है उसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे उनका मार्केट कैप 150 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, इस तरीके से होता है। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग वहां पे जेम्स देख सकते हैं, हम लोग वहां पे ढूंढ सकते हैं, वी कैन डिस्कवर द जेम्स, कि जो आगे आने वाले टाइम पे। देखो पैसा क्या होता है, पैसा, बहुत पैसा, जो बड़ा पैसा होता है वो कभी लार्ज कैप में नहीं बनता है, बिकॉज लार्ज कैप में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। अब मान लो रिलायंस का 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने में, यानी डबल होने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब इट इज नॉट वेरी इजी कि 15 लाख करोड़ की कंपनी 30 लाख बन जाएगी, लेकिन एक 150 करोड़ की कंपनी 300 करोड़, 600 करोड़ और 900 करोड़ बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वहां पे हमारा पैसा 2x 3x 5x इमीडिएटली जल्दी हो सकता है। इमीडिएटली मीन्स विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 year 2 year
हम लोगों का हो सकता है। तो इसीलिए हमें आज की तारीख में वो कंपनी आइडेंटिफाई करनी होती है जो आगे आने वाले टाइम पे जाके इन्फोसिस बनेगी, टीसीएस बनेगी, रिलायंस बनेगी, या इवन अदानी बनेगी, जो भी बनेगी, राइट। तो जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग होती है या माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग होती है, वही इन्वेस्टिंग होती है जहां पर हम लोग आज की तारीख में वो कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं जो इन्फोसिस कभी 1996 में हुआ करती थी, जब लोग इन्फोसिस को समझते ही नहीं थे। यानी उतने समय इन्फोसिस को मतलब यू वोंट बिलीव कि जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था तो पूरा नहीं सब्सक्राइब हुआ था, वो पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। उसको बाद में वो जो अंडर राइटर्स थे उन्होंने जाके उसको सब्सक्राइब करवाया था। तो मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर दोज कंपनीज जो आज की तारीख में बहुत कम मार्केट कैप पे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे दे कुड बिकम द इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, इस तरीके से बड़ी कंपनियां बन सकती है, एलएनटी, लाइक दिस, राइट। तो मतलब जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राकेश झुंझुनवाला जी। राकेश झुंझुनवाला जी ने जो सबसे ज्यादा जो पैसा बनाया वो उन्होंने टाइटन में बनाया, और टाइटन उन्होंने तक कब लिया था, 2001-2 में, जब लोग टाइटन को जानते ही नहीं थे, या जानते भी थे तो उनको लगता था कि यार एक छोटी कंपनी है जो केवल एक वॉचेज बनाती है, टाइटन के जो है घड़ियां बनाती है, और ये बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। एट दैट टाइम राकेश झुंझुनवाला जी ने उसमें एक मेजर अपना जो पोर्टफोलियो का एक मेजर उसमें पोर्शन जो है इन्वेस्ट किया था। और आज की तारीख में उनका जो सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो जो है पोर्टफोलियो का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो टाइटन कंट्रीब्यूट करता है। तो आज की तारीख में हम लोग जब ये कहते हैं कि वी आर गोइंग टू गोइंग टू इन्वेस्ट इन माइक्रो कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी, सो हमारा ये मतलब होता है कि हम लोग वो कंपनी आज की तारीख में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, जिनका पोटेंशियल आगे आने वाले टाइम पे टाइटन की तरह हो, या रिलायंस की तरह हो, या टीसीएस की तरह हो, या एलएनटी की तरह हो, या इन्फोसिस की तरह हो। सो दैट इज द बेसिक हमारी जो बेसिक जो हमारा जो नीड है, या जो हमारी बेसिक जो फिलोसफी है इन्वेस्टमेंट करने की स्मॉल कैप या ये माइक्रो कैप में या मिड कैप में, वो हमारी ये होती है, राइट। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिस्की एरिया भी होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर आपको ये नहीं मालूम है 100 में से केवल 10 कंपनियां ऐसी होती हैं जो उस हाइट को टच करती हैं। 10 भी बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ 100 3 से 5 कंपनियां ऐसी होती हैं जो उस लेवल पे जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं कि वो आगे जाके खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत है। आपका जो ये हाई रिस्क हाई गेन वाला जो है वो बेट है, यहाँ पर हाई रिस्क भी है, हाई गेन भी है। रिस्क भी बहुत है, हो सकता है आपके पैसे जीरो भी हो जाए। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा इशू होता है। सत्यम का एग्जांपल ले सकते हैं, यस बैंक का ले सकते हैं, डीएचएफएल का ले सकते हैं। देयर आर we can take several examples। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो ये जो है आगे जाके जो है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट हाई रिस्क हाई गेन वाला जो है ये जोन है। और यहाँ पर जो है सारा का मतलब यहाँ पर आपको वही पैसा लगाना है जो आपको लगता है कि ये जो है हमें आगे जाके, मतलब ये आप मान के चलो कि ये आपका 100% रिस्क में पैसा है, राइट। आपको वो पैसा जिसको आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत जरूरत का पैसा है, उसको आपको स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, राइट। सर इतना तो मैं समझ गया कि भाई आपको एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए, और अच्छे होने के बाद आपको देखना है जो ग्रोथ में है उस पे पैसा लगाना है। पैसा वो लगाना है जिसका अभी मुझे जरूरत नहीं है, और रेशियो लेके चलो कि भैया 100 कंपनी में इन्वेस्ट होगा तो 3 या 5 कंपनी ही मुझे देगी, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला गेम है, राइट। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये जितनी भी नॉलेज है ना, ये तो हम चलो किताबों से पढ़ लेंगे, लेकिन डीप नॉलेज और चाहिए, और अंदर का नॉलेज चाहिए। तो क्या हमें कंपनियों से जाके बात करना चाहिए, क्या करते, क्या प्रोसेस है वो बताइए। राइट। तो सबसे पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोस कंपनीज, राइट। पहले आइडेंटिफाई कैसे होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। हर कंपनी जो है, जब भी कोई कंपनी में कुछ भी हो रहा होता है तो उसको क्या होता है, वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देती है। वो बीएससी और एनएससी में उसको अनाउंसमेंट देना पड़ता है। तो आपको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आते हैं। डेली बीएससी और एनएससी पे जितनी कंपनियां होती हैं, अगर उस कंपनी में कुछ भी नया हो रहा है, कुछ भी कोई भी मतलब हैपनिंग हो रही है, तो उसको वो शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ट्रैक करना पड़ता है। जब आप डेली बेसिस पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ट्रैक करते हैं तो वहां पर आपके रडार में कई सारी ऐसी छोटी कंपनियां आती हैं जिनमें कुछ हैपनिंग हो रहा है। जैसे
जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई मैनेजमेंट चेंज हो गया, या कोई कंपनी अपने जो कोर बिजनेस से हटके किसी दूसरे नए बिजनेस में जा रही है, या उसमें कोई भी एक की मैनेजमेंट पर्सनल मान लीजिए जो उस पूरी कंपनी को चला रहा होता है वो चेंज हो गया है, कोई नया बंदा आ गया है। तो इस तरीके से जो भी कॉर्पोरेट उस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी कुछ नया हो रहा है, जो भी मान लीजिए कोई स्पेशल सिचुएशन हो रही है, मान लीजिए वो कंपनी जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जा रही है, या वो कंपनी एक टारगेट कंपनी है जिसको कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करने जा रही है, राइट, या वो कंपनी अपने ही डिवीजन से कोई भी एक जो बड़ा डिवीजन वो हाइव ऑफ करने जा रही है, राइट, एक अपना जो बिजनेस का एक पर्टिकुलर पार्ट है उसको हाइव ऑफ करने जा रही है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ये मिलेगी आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को ट्रैक करने से, राइट। आप जो है जब कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ट्रैक करेंगे तो आपके रडार में आप देखेंगे, मतलब इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने तुरंत देख लिया, क्योंकि आज की तारीख में लगभग 8,000 लिस्टेड कंपनीज हैं, और हर कंपनी जब भी उसकी कुछ भी होता है तो वो जो है, तो आप ये मान के तो लगभग 800 से 1000 कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट डेली बेसिस पे बीएससी और एनएससी की साइट पे आते हैं। अब उसमें से आपको वो कंपनियां, वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिनका मार्केट कैप 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ उसके आसपास, 500 करोड़ से कम वाली कंपनी पकड़नी है, जिसमें कि उसके रिस्की जोन है, लेकिन वहां पर क्या है कि आपके जो रिटर्न आने के चांसेस है, जो ग्रोथ के चांसेस है, वो बहुत हाई है। सबसे पहला तो आपका ये हो गया। इस तरीके से आपको पकड़ना है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है उसमें आपको ट्रैक करना है, राइट, कि वहां पर क्या नया हो रहा है। कई बार आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अब आपको उसमें ट्रैक करना है कि यार वो मैनेजमेंट अगर चेंज हो रहा है तो नया मैनेजमेंट कौन सा आ रहा है। या कोई कंपनी मान लीजिए वो उसने मान लीजिए किसी मर्चेंट बैंकर को हायर किया है, और वो जो कंपनी है वो अपना कोई पार्ट या पूरी की पूरी कंपनी वो सोल्ड आउट होना चाहती है, वो आपको ट्रैक करना है। इसके बाद फिर बहुत बार अब हो सकता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में वो कंपनी कोई दूसरी बड़ी कंपनी उसको एक्वायर करने जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, राइट। तो आपको ये ट्रैक करना है कि उसमें कौन सा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होने वाला है, और स्पेशली वो जिससे कि उसके प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। वो प्राइस पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, निगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, मान लीजिए एक सिंगल मैन या मान लीजिए एमडी जो है वो मान लीजिए उसको रन कर रहा था और एमडी वाज वेरी गुड, कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक से या तो एमडी ने कंपनी छोड़ दी, या उस एमडी कुछ मिस हैपनिंग हो गई और एमडी के साथ कुछ हो गया, एंड नाउ द कंपनी में अब कौन चलाएगा। तो मान लीजिए जैसे ही ये कुछ होगा तो अनाउंसमेंट आएगा तो इमीडिएटली आप समझ लो कि अब इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अनटिल अनलेस कि उतने कैलिबर का अगर आदमी उसको नहीं मिला तो, राइट, कंपनी। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। उसका रीजन क्या होता है, वो कंपनी, बिकॉज इन इंडिया सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले लाला टाइप कंपनी होती थी, अभी धीरे धीरे वो लोग अब इसमें मार्केट में आने लगी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन कंपनी थी, फर्स्ट जनरेशन जो चला रहा था, अब मान लीजिए वहां से वो चेंज इन हैंड हो रहा है और सेकंड जनरेशन को हो रहा है। तो अब आपको जो सेकंड जनरेशन है उसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो जो सेकंड जनरेशन है वो कैसे परफॉर्म करेगा। वो हो सकता है इससे बेटर परफॉर्म करे, हो सकता है उससे पुअर परफॉर्म करे, हो सकता है उतना ही परफॉर्म करे, आपको नहीं मालूम, राइट। तो इस तरीके से पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया, पहला तो एक आपका वे हो गया कि आप इस तरीके से आप कुछ कंपनियां जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की, राइट। दूसरा आपका वे होता है उसको बोलते हैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, आप जैसे इन जनरल जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको अगर कोई चीज दिखाई पड़ती है ना, तो आप खाली उस प्रोडक्ट को मत देखिए, आप उस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरर को देखिए। कोई सर्विस होती है तो आप ये देखिए कि वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है। उससे भी कई बार क्या होता है कि आपको, क्योंकि ये इट्स कॉल्ड द कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। मतलब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, अब मार्केट में आपने देखा कि सब रिलैक्सो के चप्पल लोग ज्यादा पहन रहे हैं, उसके जो हवाई चप्पल है वो लोग ज्यादा पहन के घूम रहे हैं, तो आपको एक सेंस होना चाहिए, आपको लगेगा कि इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, राइट। मतलब मैं रिलैक्सो की बात, मतलब वैसे मैंने नहीं बोला कि कोई रिलैक्सो वो है इन्वेस्टमेंट है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। मतलब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं मुकेश देना चाहूंगा कि जो भी कंपनी में यहाँ पर बोल भी रहा हूँ उसका मैंने ना कोई इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है किया भी हो या नहीं भी किया हो, लेकिन वो कोई भी ये नहीं है कि मतलब मैं कोई उसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ या हमारी तरफ से कोई वो है कि ये इन्वेस्टेबल कंपनी है, ऐसा कोई नहीं है। ये जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, कि आपको समझ में आए
क्योंकि बिना कंपनी का नाम लिए आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे है। तो इसलिए मैंने एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो कंपनी का शेयर लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज उस कंपनी में हो सकता है मेरा कोई इंटरेस्ट हो सकता नहीं भी हो, कोई लेना देना नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। तो अब जैसे क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, कि आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में आपने कुछ चीज देखी, आपने देखा कि यार ये ज्यादा बिक रही है, फिर आपने और थोड़ा सा डीप डाइव किया कि यार इसको और दूसरी मार्केट में देखते हैं, और आपको लगा कि नहीं यार ये जो है प्रोडक्ट चल रहा है, राइट। तो एक तो दूसरा ये वे हो गया। तीसरा हो गया स्कटल बट। स्कटल बट मीन क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए टायर की कंपनी, मान लीजिए टायर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार वो जो है कारें वारे आजकल ज्यादा बिक रही है, ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है। अब चूंकि ऑटो सेक्टर करेगा तो ऑटो इंसुलेटर भी बढ़िया करेगा, उसके जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लैम्प मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी सारे अच्छा करेंगे। तो आपको आपको लगा कि यार एक काम करते हैं, टायर की कंपनियों के बारे में थोड़ा सा R&D करते हैं। तो आप क्या करो, बड़ा सिंपल है, स्कटल बट करो आप। लोकल जो जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में आप गए, जो दिल्ली में 5-6 बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोग टायर के बड़े बड़े डीलर बैठे रहते हैं। आप सिंपल वहां पे जाओ, 4-6 डीलर से मिलो, इमीडिएटली आपको वो बता देंगे कि भाई साहब इसमें जो है ये टायर ज्यादा बिक रहा है, ये टायर कम बिक रहा है, इस टायर की खाली इन्वेंट्री आती है, मतलब माल तो आ जाता है, क्रेडिट सेल हो जाता है, लेकिन वो बिकता नहीं है। 3 महीने बाद अपने को उसको वापस करना पड़ता है, 6 महीने बाद वापस करना पड़ता है। वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि डीलर क्या है, वो डे इन डे आउट यही काम कर रहा है, उसका कोर बिजनेस यही है, धंधा यही है। तो उसको आपसे बहुत ज्यादा मालूम है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि दिन भर में 100 टायर बिकते हैं, तो भाई साहब 100 टायर में से 30 इस कंपनी के बिकते हैं, 25 इस कंपनी के बिकते हैं, 15 इस कंपनी के बिकते हैं। वो बिल्कुल उसको क्लैरिटी है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द स्केटल बेट। जैसे जैसे मान लीजिए व्हाट वी कॉल दिस कार बैटरी है। अब कार बैटरी के लिए आप क्या करोगे, कार बैटरी के लिए जो बैटरी के जो बड़े बड़े डीलर हैं, आप 4-6 के पास पहुंचो, वो खुद ही बताएगा कि भैया एक्साइड बिक रहा है, मरॉन बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, वो काया बिक रहा है, जो भी बिक रहा है वो खुद ही बताएगा ना कि भाई ये बिक रहा है, ये सबसे ज्यादा बिकता है, ये इस तरीके से बिकता है। उससे और आप पूछोगे तो बताएगा कि भाई इसमें हमें इतना मार्जिन मिल रहा है, इसमें हमें इतना मार्जिन मिलता है। तो ये कई बार क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री में उसी स्ट्रेटजी चलती है कि जैसे मान लीजिए आदमी लेने गया, अब उसको नहीं मालूम है कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, तो वो दुकानदार से पूछता है कि यार कौन सा ले लूं। तो वो खुद ही उसको, जिसमें उसको मार्जिन ज्यादा मिल रहा होगा, वो उसको पुश करेगा कि आपको ये लेना चाहिए, बिकॉज उसको ये मालूम है कि इसमें हमारा मार्जिन ज्यादा आ रहा है, यानी कि इसमें हमारा पैसे ज्यादा बन रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द पुश स्ट्रेटजी, राइट। तो वो पुश स्ट्रेटजी भी करते रहते हैं। तो ये 3-4-5 तरीके हो गए जो जहां से कि आप जो है कंपनियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कंपनियां डिस्कवर कर सकते हैं। बहुत बार पहला तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी किस कैटेगरी में आती है। जैसे मान लीजिए वो B2B में आती है। अब अगर B2B में आती है, बिजनेस टू बिजनेस में आती है, तो उसमें हो सकता है कि आपका ये जो स्कटल बर्ड या जो आप मार्केट में जो आप ग्राउंड वर्क करोगे उसमें ना दिखाई पड़े। बिकॉज B2B में तो क्या होगा, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में माल चला गया तो रिटेल के पास तो आया नहीं, तो आप तो केवल वही आइडेंटिफाई कर रहे हो ना जो रिटेल के पास है। तो B2B पे क्या होता है कि आप जब कुछ उस तरीके की कंपनियों के जो परचेज मैनेजर्स हैं उनसे आप बात करेंगे, या उस कंपनी के CFO है उससे बात करोगे, या वहां के किसी एम्प्लॉय से भी बात करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस कंपनी का माल वो लोग ज्यादा बाई कर रहे हैं। बिकॉज इट्स ए B2B, तो B2B तो क्या है, वो जनरल पब्लिक को नहीं होता है मालूम, तो इसलिए आपको वो नहीं दिखाई पड़ेगा, राइट। देन देयर इज अनदर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड B2C, जो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रिलैक्सो का, या मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी आपने देखा कि भाई होंडा की ज्यादा बिक रही है, या बजाज की ज्यादा बिक रही है, या DTH है। अब DTH आपने देखा कि एयरटेल के ज्यादा चल रहे हैं, डिश टीवी चल रहा है, टाटा स्काई चल रहा है। तो ये मतलब जनरल आपको दिखाई पड़ता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये आपको समझ में आता है कि हाँ भैया ये आप शर्ट की दुकान में, आप मान लीजिए रिटेल में गए, रिटेल स्टोर में गए, हम किसी मॉल में गए, आपने देखा कि साहब उस पार्टिकुलर जो ब्रांड है उसमें बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं। अब उसको कोई पार्टिकुलर रीजन होगा, क्योंकि आदमी खरीद रहा है तो 2 ही 3 चीजें होंगी, या तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, या हो सकता है वो सस्ता बहुत हो, क्योंकि इंडिया इज ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया में क्या होता है कि लोग क्वालिटी से पहले प्राइस देखते हैं, राइट। ये एक मतलब जो मासेस की बात कर रहे हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मासेस, जो मासेस है, जो कॉमन फिनोमिनन है। राइट। जो मासेस के ऊपर निकल गया वो अलग बात है, वो तो प्राइस, वो तो टैग देखेंगे, क्वालिटी का टैग देखेंगे कि हाँ भाई हमें यही लेना है, वो अलग बात है। लेकिन जो इन जनरल जो मास जो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले प्राइस देखता है कि हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार उसके बजट में आ रहा है तभी वो जाके वहां पर उसका क्वालिटी देखता है कि हाँ भाई ठीक है, अब इसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये हमारे उसमें बजट में भी आ रहा है और क्वालिटी भी ठीक है कि नहीं ठीक है, राइट। तो प्राइस उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, क्वालिटी उसके लिए सेकंड प्रेफरेंस होता है। ये मैं मास्टर्स की बात करूँ। अदरवाइज तो जो अपर मिडिल क्लास है या जो अपर क्लास है उसके लिए क्वालिटी मैटर्स करता है। वो सबसे पहले क्वालिटी देखा है, उसको मालूम है कि हमें इस ब्रांड का कपड़ा लेना है, वो पहले उस ब्रांड में जाएगा, फिर इसके बाद वो प्राइस बाद में देखेगा कि हाँ कितने की है कितने की नहीं है, उसको कोई खास नहीं फर्क पड़ता है, राइट। तो
मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से भी कई बार क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको इतनी बढ़िया स्टोरी मिल जाती है जो कि एक्चुअल में जो हार्ड कोर जो एनालिस्ट हैं या जो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग एक बहुत मतलब एक अच्छा क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वहां पर आप क्या करते हो इन जनरल देखो, जब ज्यादा माल बिकेगा तो अल्टीमेटली उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी, तो अर्निंग्स बढ़ेगी तो 3 महीने बाद जब वो क्वार्टरली नंबर देगा तो उसके उसमें आएगी। हम तो 3 महीने बाद देखेंगे कि उसके नंबर्स बढ़िया है। आपको तो अभी मालूम है कि हाँ भाई मार्केट में अगर उसका माल बिक रहा है तो आपको आइडिया है, राइट। जैसे आप देखो कि पोस्ट कोरोना जो रियल एस्टेट के प्राइजेस थे वो बहुत बढ़ गए, राइट। तो अगर पोस्ट कोरोना जो भी मार्केट में रियल एस्टेट, मान लीजिए कोई मकान लेना होगा या दुकान लेनी होगी और वो अगर सर्च कर रहा होगा तो उसको उसके पहले ही से मालूम था कि रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो डेली जो है उस पर R&D कर रहा है, तो उसको मालूम है कि साहब इसमें जो है हमेशा जो है मतलब जो है पर वीक बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे इसके रेट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि जो भी रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं उनके मार्जिन अब सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने वाले हैं, राइट। तो these are the certain these are the certain things। एक मतलब मैंने एक बेसिक चीजें बताई कि जैसे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से आप कंपनी ट्रैक कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ अच्छी कंपनियां मिल सकती हैं। आप स्पेटल बट करते हो, आप कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग करते हो, इस तरीके से भी एक क्राइटेरिया है। अब जैसे देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ कंपनी C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका एग्जांपल है जैसे एमवे। अब एमवे क्या करता है? एमवे इज ए C2C कंपनी। वो क्या करता है, उसमें कस्टमर ही होते हैं, कस्टमर ही एक तरीके से अपनी दुकान चलाते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, तो इट्स ए C2C मॉडल। अब इट्स वेरी डिफरेंट मॉडल। इसमें कोई दुकान ही नहीं है, इसमें कोई बिजनेस है नहीं, इसमें एमवे बैक में है और फ्रंट में जो है उसने अपने जो है कस्टमर को ही एक तरीके से अपने दुकान का ओनर बना दिया है, फ्रेंचाइजी दे दी है। अब वो क्या करता है, जो कस्टमर है वही फ्रेंचाइजी लेके चला रहा है और वो जो है दूसरों को वो कर रहा है। सो दैट इज अनदर मॉडल। तो दिस इज कॉल्ड द C2C, राइट। तो B2B, B2C, C2C, सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ मॉडल्स। तो कहने का मतलब ये है कि पहला तो हाउ टू आइडेंटिफाई द द राइट कंपनीज। तो उसके लिए ये 3-4 क्राइटेरिया हैं जो आपको आइडेंटिफाई। देखो क्या है मुकेश, कि नॉर्मली जो छोटी कंपनियां होती हैं वहां पे थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा लैक्स होता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं होता है। और वो कंपनियां क्योंकि छोटी होती हैं इसलिए बहुत एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं खर्चा करती है, तो बहुत ज्यादा विजिबल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको हर जगह उसकी विजिबिलिटी हो, क्योंकि उनका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको इसी तरीके से आपको वहां पे उस कंपनीज को, मतलब हो सकता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी जैसे जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी कॉन कॉल करती हैं, उसके कॉन कॉल के अपने ट्रांसक्रिप्ट आते हैं, या अपना जो है वो IR मीटिंग्स करती हैं, इन्वेस्टर रिलेशंस मीटिंग करती है, सारी चीजें करती हैं। लेकिन छोटी कंपनियां नहीं करती। अब छोटी कंपनियां कोई IR को अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, वो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है वो अपना कॉन कॉल वगैरह करते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे क्या होता है, थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा कम होता है। हो सकता है उनकी जो एनुअल रिपोर्ट हो वो भी आपको वो ना मिले, कॉम्प्रिहेंसिव ना मिले। हो सकता है उन्होंने बस ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ यार वो एनुअल रिपोर्ट तो छापनी है, तो उन्होंने 20-25 पेज की एक छोटी सी एनुअल रिपोर्ट जो है वो कॉपी पेस्ट करके छाप दी कि भैया ठीक है ये ले जाओ। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इंडेप्थ नहीं मिलेगा, राइट। तो उसमें आपको करना क्या है, अच्छा बहुत बार क्या होता है जो छोटी कंपनियां होती हैं उनका हो सकता है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बड़ा ना हो, बिल्कुल नई मान लीजिए कंपनी है, अब नई कंपनी हो, मान लीजिए 150 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई। अब हो सकता है कि वो लिस्टेड अभी हुई हो, 2 साल पहले ही लिस्ट हुई हो, ज्यादा पुराना उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही ना हो। अब क्योंकि आपको तो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी केवल लास्ट 2 ईयर्स की मिलेगी, उसके पुराना है जब वो प्राइवेट लिमिटेड थी तब तो इसके लिए डेटा के लिए फिर आपको फिर MCA की साइट पे जाके उसका फेच करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए जो पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा है वो खाली 2 साल का है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं जो भी आप छोटी कंपनी में या लेस मार्केट कैप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो ये आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कम होती है, राइट। दूसरा क्या होता है कि वो मार्केट में बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, तो आपको विजिबल नहीं होती है। आपको विजिबिलिटी मतलब मार्केटिंग में बोला जाता ना कि विजिबिलिटी इज द सेलेबिलिटी। जितना विजिबल होते हैं उतना आप सेलेबल होते हैं, राइट। ये मार्केटिंग का एक फैक्ट होता है ना कि जितना दिखोगे उतने बिकोगे ना, सीधी सी बात है यार। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत बार वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती है, लेकिन वो काम बहुत बढ़िया कर रही होती है। तो आपको आज की तारीख में मतलब आज की तारीख में आपको वो वाली कंपनियां पकड़नी है जो आगे आने वाले टाइम पे, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद MRF बन जाए, या आज से 10 साल बाद आपका ऐसा मोटर्स बन जाए, या इस तरीके से आपको, तो ये आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और वहां पर जो मेजर रोल होता है वो आपके प्रमोटर्स का होता है। प्रमोटर का माइंडसेट कितना है, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अच्छा है, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रोडक्ट के अलावा मैनेजमेंट का या प्रमोटर का माइंडसेट क्या है, उसके वो जो है आगे जाके कितना बड़ा विजन रखता है, कितना बड़ा गोल है उसका आगे जाके, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो विजनरी नहीं होगा
तो वो जो है जैसे एन.आर. नारायणमूर्ति थे, अब जब ये कंपनी जब स्टार्ट हुई तो एन.आर. नारायणमूर्ति, नंदन नीलकानी, इस तरीके के इनके जो 5-6 फ्रेंड थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो लोगों ने उतने समय इन्फोसिस पे पैसा नहीं लगाया जिन्होंने लगाया, उन्होंने इतने समय इस टीम पे पैसा लगाया, जो उनकी जो टीम थी, जो फाउंडिंग टीम थी इन्फोसिस की, उस पे पैसा लगाया। उनको ये लगा कि नहीं, ये जो टीम है, इनके जो लड़के हैं, ये आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। एंड उन्होंने वास्तव में अच्छा किया। आज की तारीख में उसने बहुत जो है ना मल्टी बैगर रिटर्न उसने दिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लार्ज स्मॉल कैप या जो पेनी मतलब माइक्रो कैप जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, या इनफैक्ट मिड कैप इन्वेस्टिंग जब आप करते हैं, तो वहां पर आपको ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो वहां पर आपका जो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आफ्टर आइडेंटिफाइंग या आफ्टर जो भी डिस्कवरिंग ऑल दो जी ना, कुछ आपको मान लीजिए 10-12-15 कंपनियां मिल गई, तो वहां पे आपको जो 75% जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जाना चाहिए, केवल 25% आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जाना चाहिए। देखो क्या है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे आप सिस्टम पे बैठे बैठे आपने उसका पास्ट प्रेफरेंसेस देख लिए, आपने उसका बैलेंस शीट देख ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, पिछले 3-4-5 सालों का आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, ग्रोथ कर रही है क्या कर रही है। लेकिन ये आपका केवल 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट। मेन जो उसका कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस की। आपको उसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कितनी है, ऑनेस्ट कितना है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते रहते हैं, अरे यार उस कंपनी का मैनेजमेंट चोर है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट चोर है? मैनेजमेंट चोर का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो अपनी जो कंपनी की वेल्थ है उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, या उसने पास्ट में कभी नहीं किया है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ठीक है वो कंपनी हो सकता है अच्छा करे, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट जो है वो वेल्थ को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। तो ऐसा भी होता है। तो आपको तो क्योंकि यहाँ पर आपको जो बेट लेनी है छोटी कंपनी में, वो मैनेजमेंट पे लेनी है। वो आपको कंपनी पे नहीं लेनी, वो आपको मैनेजमेंट पे लेनी कि मैनेजमेंट का माइंडसेट कितना है। ऐसा तो नहीं है कि पता लगा, आपको बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे मोटे क्राइटेरिया आपको पहले बताता हूँ। तो क्वांटिटेटिव में बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना है। आप स्क्रीनर पे जाके आप फिल्टर कर लो उसमें कंपनियां, जैसे बहुत ज्यादा जो डेट वाली कंपनियां, जो डेट डेट में ऑलरेडी फंसी हुई है, जैसे मान लीजिए कि या तो वो कंपनी डेट फ्री हो, और अगर डेट फ्री नहीं भी है तो डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7, राइट। 0.7 से कम होना चाहिए उसका डेट इक्विटी रेशियो, तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो मेरा जो क्राइटेरिया, मतलब ये क्राइटेरिया जो है वो मेरे अपने पैरामीटर्स हैं जो मैं बताता हूँ, जो मैं सिलेक्ट करता हूँ। सेकेंडली, रिटर्न ऑन इक्विटी मस्ट बी ग्रेटर देन 18%। 18% से नीचे का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मस्ट बी ग्रेटर देन 20-22%। 20-22% से नीचे का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, राइट। उसका जो अर्निंग्स में, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में और रिवेन्यू में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, वो नॉट लेस देन 10% होना चाहिए। कम से कम 10% का तो ग्रोथ उसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यू में और इसमें पैट में उसने दिखाया हो, ईपीएस में दिखाया हो, राइट। ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं मिस एलोकेशन ऑफ फंड तो नहीं कर रही है। मिस एलोकेशन ऑफ फंड का मतलब हो गया कि जैसे वो नॉन कोर एक्टिविटी जरूर तो रखा हुआ है, लेकिन रिजर्व वो नॉन कोर एक्टिविटी में लगा रही है, जो एक्चुअल में जो ये बिजनेस कर रही है उससे बिल्कुल अलग है। तो मैं अपने क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा था। तो पहला तो ये कि डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 0.7 से कम होना चाहिए, राइट। मतलब बहुत ज्यादा डेट रिडन कंपनियों में आपको पैसा नहीं लगा, क्योंकि डेट रिटर्न कंपनियों में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो एक तरीके से ट्रैप होता है, यानी कि उसमें बहुत कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो इतने हैवी डेट से वापस डेट फ्री हो जाती है या बहुत कम डेट में आ पाती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी कंपनी के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि या तो कंपनी डेट फ्री हो, और अगर डेट फ्री नहीं है तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.7 मेरा क्राइटेरिया, यू कैन टेक डेट इक्विटी रेशियो इज टू 1, राइट, बट नॉट मोर देन दैट। यू हैव टू कीप इन माइंड। हालांकि इसमें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कैपिटल, आपको अगर स्टार्ट करना है बिजनेस तो कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट इज रिटर्न ऑन इक्विटी मस्ट बी ग्रेटर देन 18%। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा जो है कम से कम उसने 18% का दिया हो हिस्टोरिकली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20-22% से नीचे का ना हो। इसके बाद फिर सम अदर क्राइटेरिया लाइक मिस एलोकेशन ऑफ फंड। अब अभी मैं डिस्कस कर रहा था, मिस एलोकेशन का फंड का मतलब होता है कि जैसे कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन वो रिजर्व नॉन कोर एसेट को बाई करने के लिए यूज कर रहा है। नॉन कोर मतलब जो उसका कोर काम है उससे अलग हटके। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सत्यम सागर।
मैं सत्यम की बात कर रहा था। सत्यम में क्या हुआ था, सत्यम में ये हुआ था कि सत्यम में वो जो कंपनी का मैनेजमेंट था वो कह रहा था कि हमारे पास 7500 करोड़ का एफडी है, यानी कि 7500 करोड़ रुपए हमारे पास कैश में रखे हुए रिजर्व हमारे पास। और इसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसने देयर वाज अनदर रिलेटेड पार्टी कंपनी थी, यानी कि सत्यम में जो रामलिंगा राजू के बेटे की कंपनी थी, दैट वाज कॉल्ड द माइतास इंफ्रा। तो उसने बोला कि हम इस माइतास इंफ्रा को टेक ओवर करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम वहां पे शुरू हुई, क्योंकि वो बड़ी कंपनी थी, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे वो थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप नॉन कोर एसेट को क्यों लेना चाहते हो, एक आईटी की कंपनी का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी से क्या लेना देना है। भाई ये कंपनी आईटी में काम करती है, माइतास इंफ्रा इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, वो रोड बनाती है, वो ब्रिज बनाती है, वो जो भी बनाती है। तो भाई आईटी कंपनी हैज नथिंग टू डू विद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो सिमिलरली आपको हमेशा ये याद रखना है कि कहीं पर भी कोई मिस अलोकेशन ऑफ फंड तो नहीं हो रहा है, कहीं पर भी वो कंपनी जो है नॉन कोर एसेट में जबरदस्ती अपना जो है रिजर्व तो नहीं खर्चा कर रही है, वो आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी ही किसी सिस्टर कंसर्न से रॉ मटेरियल बाई कर रही हो या कुछ और चीजें हो। जैसे कई बार क्या होता है, मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए उसका रॉ मटेरियल है कुछ भी, मान लीजिए मेटल है, ठीक है। अब वो क्या करता है, और उसी सेम प्रमोटर की एक दूसरी कंपनी है जिसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी मेटल जो है सप्लाई करती है। इस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी के साथ टाई अप किया, उनका भी ऐसा है जो रॉ मटेरियल होगा वो आप ये वाली कंपनी हमें देगी, और जो नॉर्मल जो रेट चल रहा होगा मार्केट में उससे 15%, 20%, 30% ज्यादा पे ये जो उसकी जो सिस्टर कंसर्न है वो इस कंपनी को सप्लाई कर रही है मेटल, राइट। सो समझ रहे हैं, तो सो दैट इज कॉल्ड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी आपको ये देखना कि कितना ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेम प्रमोटर की जो डिफरेंट कंपनियां हैं उनके भी उनका इस वाली कंपनी के साथ कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो, वो भी जो है ड्यूबियस ट्रांजेक्शन, राइट। तो वो आपको देखना है। इसके बाद फिर आपको ये भी देखना है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को वो कितना वो करता है। जैसे हम लोग अभी बात किया था ना कि मैनेजमेंट चोर है, तो चोर का मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट विलिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ विद द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट। अब वो कैसे आप जानोगे, वो आप ऐसे जानोगे कि आप उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि वो डिविडेंड कितना देता है, वो बाईबैक उसने कभी किया है कि नहीं किया है। इस तरीके की जो दो चार चीजें होती है उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, राइट। तो वो भी क्योंकि बिकॉज आप तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो ना, तो आपको तो वही मिलेगा जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बहुत बार ऐसा होता है, अब जैसे मैं मतलब कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, सो देयर वाज ए कंपनी अभी 2-3 साल पहले, तो उसने क्या किया, उसने अपनी कंपनी का एक 80% का बिजनेस जो करती थी उसको हाइव ऑफ किया, लेकिन वो हाइव ऑफ करने के बाद वो पैसा कंपनी में ना आके उसने दूसरे रूट से अपनी एक सिस्टर कंसर्न में डाल दिया, तो पता लगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कुछ मिला ही नहीं वहां पर। तो बहुत बार ये, हाँ तो बहुत बार इस तरीके की जो है वो आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, बिकॉज ये मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी शो करते हैं, वो ऑनेस्टी शो करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैनेजमेंट कितना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स कितना फेथफुल है, कितना ऑनेस्ट है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो वो कभी भी आपको जो कंपनी है या वो मैनेजमेंट है कभी आपको पैसा कमा के नहीं देगा, राइट। तो इसलिए अगर आपको पैसा मार्केट में किसी कंपनी के थ्रू बनाना है तो सबसे पहले उसमें मैनेजमेंट का, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मेजर इशू इन टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत इशू होता है, तो इसलिए कभी भी किसी कंपनी में ऐसे में पैसा नहीं डालना जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज हो, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सूनर और लेटर वो जो है मतलब आपका कटेगा ही कटेगा, ये मतलब ये मान के चलो, राइट। आज नहीं तो कल। सो इसके बाद फिर जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ये भी देख सकते हो कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो इबिटा मतलब सीएफओ टू इबिटा, सीएफओ टू पैट, वो कितना होता है, राइट। नेटवर्थ कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए उस कंपनी की। सीएफओ टू इबिटा जो है वो 60% होना चाहिए बी2सी कंपनी के लिए, 70% होना चाहिए बी2सी कंपनी के लिए इन जनरल, एंड 60% होना चाहिए बी2बी कंपनी के लिए, राइट। एंड सीएफओ टू पैट वो हमेशा 100% होना चाहिए। तो ये कुछ दीज आर द सर्टेन क्राइटेरिया जो आपको जब भी आप उस कंपनी का रिसर्च कर रहे हो तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि है क्या, जो भी छोटी कंपनियां होती हैं उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर वो मैनेजमेंट हमेशा अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स तो उसमें आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, राइट। तो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है उस कंपनी के ऊपर,
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, किसी भी कंपनी में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई कंपनी है जिसपे कोई केस चल रहा है, किसी ने कोई केस प्रमोटर के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर डाल रखा है, और मान लीजिए वो जो केस है उस कंपनी में जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो मान लीजिए 200 करोड़ की है, और कंपनी का मार्केट कैप भी केवल 150 करोड़ का है। तो इसका मतलब आपको फाइनेंशियल जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो ये देखना है कि कहीं वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी उस कंपनी के सर्वाइवल पे तो क्वेश्चन नहीं कर रही है, कि कल को पता लगा वो कंपनी नहीं सर्वाइव कर पाए, अगर वो केस हार गई कहीं हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी बड़ी हो कि वो कंपनी नहीं सर्वाइव कर पाए, कंपनी खत्म हो जाए, राइट। तो आपको ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी देखना पड़ेगा इन परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ, कि उसकी जो टोटल नेटवर्थ है उसके परसेंटेज में वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितनी है। अगर वो 5% की है तब तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर 50% है, 60% है, 70% है, तो फिर वो मैटर करता है, राइट। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपको देखनी है। इसके बाद में आपको ये भी देखना है कि ऑडिटर का क्या ओपिनियन है इस कंपनी के टूवर्ड्स। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो ऑडिटर ने कहीं भी क्वालिफाइड स्टेटमेंट तो नहीं लगा रखा है, कोई उनके उसने कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं कर रखा है कि उसने कोई माना हो, मतलब कोई भी उसने चीज मांगी हो इनसे, प्रमोटर से या मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने दिया ना हो, तो वो क्या करते हैं, वो क्वालिफाइड स्टेटमेंट एक में लगा देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मनपसंद का। मनपसंद बिवरेजेस वाज ए वेरी गुड कंपनी वंस अपॉन अ टाइम। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर डेलॉयट था उनका, क्या नाम है, ऑडिटर। उसने उनसे कुछ पेपर्स मांगे, उन्होंने नहीं दिया, तो डेलॉयट ने उसी समय रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है उसके ऑडिटर नहीं रहेंगे। इसके बाद वो कंपनी, मुझे याद है उस कंपनी का शायद 600 सवा 600 का रेट चलता होगा। इसके बाद वहां से वो गिर के, और आज की तारीख में कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई और डीलिस्ट भी हो गई, काम खत्म, राइट। तो ये भी एक बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है कि ऑडिटर्स का जो है वो आपको देखना पड़ता है। इसके बाद बहुत बार आप क्या होता है कि जब कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट देती है तो उसमें एक सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द एमडीए। एमडीए मींस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है, इसमें अगर आप 4 5 6 साल का अगर आप पुराना एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो बताता है कि हम अगले साल 12% से ग्रो करेंगे, 20% से ग्रो करेंगे, 18% से ग्रो करेंगे। तो आपको ये देखना पड़ता है कि वो मैनेजमेंट अपनी बात पे कायम है कि नहीं है। कल को मान लीजिए उस मैनेजमेंट ने बोला कि हम अगले साल 12% से ग्रो करेंगे, लेकिन वो ग्रो ही केवल 4% से कर पाया। फिर उसने अगले साल बोला कि नहीं नहीं हम 25% से करेंगे, लेकिन वो केवल, वो हो सकता है कि डिग्रोथ रही हो या ग्रोथ भी केवल 2 या 3% की रही हो। तो इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी बात पे कायम नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल देता है। मतलब उसका मतलब ये मोटा मोटा समझो कि मतलब मैनेजमेंट जो भी बोलता है उस पे, उसकी जो बात है उस पर वेटेज नहीं है, वेट नहीं है। वो मतलब कुछ भी ऐसे बोल देगा, लेकिन उसका जो है एक्चुअल में जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने जा रहा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, इन सबके जो मैनेजमेंट गाइडेंस है उसके बाद वो शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसका रीजन यही होता है क्योंकि उनके मैनेजमेंट पे लोग ट्रस्ट करते हैं। उनको मालूम है कि जो इन्फोसिस अगर ये कहता है कि हम अगले साल 15% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे, तो वो 15% नहीं दिखाएगा तो कम से कम 13% तो दिखाएगा ही। प्लस माइनस 2 4 5% उसके उसमें चल सकता है, लेकिन वो लोग उस पर दिखाते हैं। जबकि जो छोटा जो कंपनी का प्रमोटर होता है वो कई बार क्या होता है कि अपनी अपनी बात की खुद वैल्यू नहीं करता है, राइट। तो ये भी आपको एक क्राइटेरिया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद फिर इन्वेंट्री आपको देखनी पड़ेगी इन द परसेंटेज ऑफ सेल्स। जैसे क्या होता है, मैं आपको बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार क्या होता है, लोग जो हम लोग जब स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि अकाउंटिंग जगरी हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी, मान लीजिए टायर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने वो माल, जो आपका जो सेल्समैन है या जो भी आपके मार्केटिंग वाले हैं, उनको उसने बोला कि भाई हमें जो है ये बेचना है। अब वो मार्केट में गया, मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बिकता नहीं है, लेकिन आपको क्वार्टरली नंबर दिखाने, बिकॉज यू आर ए लिस्टेड कंपनी। तो वो क्या करेगा कि वो वहां पे डीलर के पास माल छोड़ के चलाएगा। वो डीलर के पास क्या क्या, अच्छा काम करो, ये माल रख लो, 6 महीने तक बिके तो ठीक है, नहीं अपने को वापस कर देना। अब क्या हुआ, जैसे ही फैक्ट्री से माल गया तो यहाँ पर तो आपने एंट्री दिखा दी कि भाई इतने का सेल हो गया, लेकिन एक्चुअल वो माल बिका नहीं। तो वो क्या होता है, वो इन्वेंट्री वापस आ गई आपकी। 6 महीने बाद क्या होगा, वो माल बिकेगा नहीं। तो मान लीजिए 25% केवल बिका, तो 75% माल आपका वापस आ गया, तो आपका इन्वेंट्री हाई हो गया, जबकि सेल आपने पहले दिखा दिया था, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि आपको इन्वेंट्री एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से सेल नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी इन्वेंट्री इन परसेंटेज ऑफ सेल बढ़ रही है तो ये निगेटिव पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है कि माल जो है वो एक्चुअल में बिक नहीं रहा है, क्रेडिट सेल हुई थी, क्रेडिट सेल के बाद वो माल लिया नहीं गया है मार्केट में, और वापस आ गया। हाँ, तो इसीलिए जो है इन्वेंट्री अगर अचानक से बढ़ने लगे
इन परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो आप ये आपके लिए रेड फ्लैग होता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसीलिए हम लोग कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो क्या होता है, वो एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद फिर इसके बाद आपको कंपनी के उस पे जाके, जो भी आपने कंपनी आइडेंटिफाई की है, उस कंपनी के साइट पे जाके उसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करना है कि भाई वो कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस पैसा आता कहां से है। कई बार क्या होता है, एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेस मॉडल होते हैं, राइट। मैंने बताया B2B हो सकता है, B2C होता है, C2C हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। एक ही बिजनेस मॉडल के हो सकता है मल्टीपल सब बिजनेस मॉडल हो जाए वहां पे। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में वो जो काम कर रहा है उससे पैसा आता कहां से है, और वो उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है। मान लीजिए कोई कोई कंपनी किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन वो इंडस्ट्री का साइज ही केवल मान लीजिए 3,000 करोड़ का है। अब उस 3,000 करोड़ के साइज में आप मान लीजिए 10% आपका मार्केट शेयर यानी 300 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन जब साइज ही 3,000 करोड़ का है, तो आप पूरा का पूरा मार्केट शेयर तो आपका 100% तो हो नहीं जाएगा। मान लीजिए आपने 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, फिर भी आप केवल 1,500 करोड़ की कंपनी बन के रह जाओगे रिवेन्यू वाली, राइट। तो इसका मतलब है उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। तो आपको स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस भी देखना है कि वो बिजनेस की स्केल कितना है, कितना बड़े तक वो जा सकता है, राइट। तो स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया, नहीं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, राइट। तो ये भी आपको देखना है। फिर आपको इसके बाद फिर जो आपने वो किया है, जो जो कंपनी आपने आइडेंटिफाई की है, उसका आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको भी आपको ये देखना है कि वो एक्चुअल में किसी कस्टमर का कौन सा पेन पॉइंट एड्रेस कर रहा है, राइट। एक्चुअल में कौन सा पेन पॉइंट एड्रेस कर रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो दूसरी कंपनियां हैं वो उससे क्या कोई बेटर सोल्यूशन दे रही है या उससे कम सोल्यूशन दे रही है, लेजर सोल्यूशन दे रही है। अब इसका मैं तुम्हें बिजनेस मॉडल का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी मोदी जीरोक्स का आपने नाम सुना होगा। जब ये लैंडलाइन चलते थे, तो लैंडलाइन से और जब मोबाइल आया उसके बीच में मोदी जीरोक्स आता था। उसमें क्या होता था कि SMS, जैसे नहीं एक कोई भी आपने जैसे पेजर, हाँ जैसे पेजर, तो जैसे फैक्स आता था ना, तो उसी तरीके से वो उसमें लिख के आ जाता था कि हाँ भाई ये है। लेकिन अब उसमें उसने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, राइट। लेकिन जैसे ही वो आया मार्केट में, इमीडिएटली फोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया। अब मोबाइल फोन आ गया तो उसमें SMS फीचर था, तो SMS फीचर था तो मोदी जी राख से खत्म हो गया। तो आपको ये भी देखना है कि जो टेक्नोलॉजी वो कंपनी अडॉप्ट कर रही है उसके ऑब्सलीट होने के चांसेस कितने हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पता लगा उसने उसमें बहुत पैसे लगाए, लेकिन वो पता लगा 6 महीने बाद ही, साल भर बाद ही ऑब्सलीट हो गई। तो ऑब्सलीट हो गई तो पता लगा कि वो कंपनी तो साफ हो गई। जैसे जैसे LCD और LED का एग्जांपल हुआ। जैसे ही LCD आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आया, उसके तुरंत बाद ही LED आ गया, थोड़े दिन बाद ही, मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद। तो जो LCD चलते थे दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू LED, तो LCD वाली कंपनियां तुरंत साफ हो गई। तो आपको ये भी देखना है कि जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, वो टेक्नोलॉजी ऐसी तो नहीं है कि वो उससे कोई बेटर सोल्यूशन आ जाए और वो ऑब्सलीट हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो ऑब्सलीट हो गई तो फिर काम ही नहीं बचेगा, राइट। बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ AI, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो ऐसा तो नहीं है कि साल भर बाद AI से रिप्लेस हो गया। अब पता लगा AI से रिप्लेस हो गया तो वो कंपनी करेगी क्या, क्योंकि उसका तो ब्रेड एंड बटर ही वही था। तो वो कंपनी खत्म हो जाएगी, तो आपके भी पैसे खत्म हो जाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर भी आपको देखना है कि ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी तो नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की ऑब्सलीट तो नहीं हो जाएगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद फिर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आपको देखना है कि जो मैनेजमेंट जो उसको रन कर रहा है बिजनेस को, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने पास्ट में जो किया है। पास्ट ऐसा तो नहीं कि डुबियस पास्ट रहा हो। डुबियस पास्ट का मतलब जो 2-3 कंपनियों में पहले किया हो, पता लगा कंपनी पहले ही साफ हो गई हो, इसके बाद फिर इस कंपनी में आता ये भी साफ कर देगा, तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कुछ जो वो होते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि वो एक कंपनी के पार्टिकुलर सर्टेन हाइट पे ले जाके और इसके बाद फिर दूसरे में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सर ऐसे वो होते हैं प्रमोटर्स होती है, वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, राइट। तो वो भी आपको देखना है, राइट। तो आपको मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी रिसर्च है, वो प्राइमरी रिसर्च है, वो आपको ज्यादा करनी है। सेकेंडरी रिसर्च का मतलब सिस्टम पे बैठ के आपने सीट पे बैठ के आपने सिस्टम पे देख के कर दिया। प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है कि आप बाहर जाते हो, आप जो फील्ड वर्क करते हो, आप जाके मैनेजमेंट से मिलते हो,
मैनेजमेंट से इसलिए मिलना होता है कि छोटी कंपनी आपको टाइम दे देंगी, क्योंकि छोटी कंपनी है, उसके पास कोई बड़े इन्वेस्टर तो आते नहीं है कि कोई एफआईआई चला रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उसके पास तो आप जैसे ही कोई इन्वेस्टर्स होंगे तो वो आपको इजीली टाइम दे देते हैं। अगर आप 2-3 बार बोलो कि भाई हमारे पास एक ठीक ठाक चंक है या हम लेना चाहते हैं, तो वो आपको टाइम दे देंगे। आप वहां पे जाओ, सीएफओ है, व्यू क्या है, उनका गोल क्या है, उनका विजन क्या है, आगे जाके क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट से मिलो, उनका अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्लांट विजिट करो, समझने की कोशिश करो कि उसके प्लांट में दूसरे के प्लांट में क्या डिफरेंस है, या उसमें कुछ कोई यूनिक टेक्नोलॉजी लगी हुई है, क्या कर रहे हैं वो लोग, राइट, आर&डी है नहीं है, कैसे करते हैं, राइट। इसके बाद फिर आप उसके डेटर से बात करो, ठीक है। डेटर्स का मतलब हो गया जो उसको माल सप्लाई करते हैं, यानी कि जो उसके वेंडर्स हैं, वेंडर से बात करो। अगर आपको लिंक मिल जाए तो उससे पूछो कि भैया ये टाइमली पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है। क्रेडिटर से बात कर सकते हो, जैसे जो बैंकर है जिसने इनको लोन दिया हुआ है उससे बात कर सकते हो कि भैया ये डेट सर्विस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये टाइमली जो है इनका जो इंस्टॉलमेंट है वो एक्चुअल में जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ समय बाद वो एनपीओ हो जाए अकाउंट, ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। डेटर से बात करो, क्रेडिटर से बात करो, मैनेजमेंट से बात करो। इसके बाद इंप्लॉई से भी आप बात कर सकते हो, आप लिंक्डइन वगैरह पे उसके इंप्लॉई को ट्रैक कर लो, उनसे भी बात कर सकते हो कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आप उस कंपनी में कितना सिक्योर फील कर रहे हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, या आप में सैलरी भी आपकी एक्चुअल में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं पता 4 महीने सैलरी नहीं आ रही, आप काम करते चले जा रहे हो, तो इसका मतलब तो ये भी बहुत सारे जो वो होते हैं ना, जो ये क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं, राइट। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है, कितना इंटीग्रेटेड है, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, वो ये दिखाता है। तो इसलिए ये जो सारे जो पॉइंट है, तो मैंने तभी ये बताया 75% आपका जो टाइम है क्वालिटेटिव में जाना चाहिए, 25% आपका टाइम केवल क्वांटिटेटिव में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव में बहुत ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास आज की तारीख में तो बहुत सारे ऐसी साइट्स आती हैं या स्क्रीनर वगैरह आता है जिसमें कि आप तुरंत वो रेडीमेड वो होता है, आपको सब मालूम है कि रेशियोज कितने हैं, कैसे क्या है। इनफैक्ट आज की तारीख में तो वो डीसीएफ एनालिसिस या रिलेटिव वैल्यूएशन सब बहुत सिंपल चीजें हैं, वो आपको आ जाएगा। लेकिन जहां पर आपका एज होगा, जो दूसरों से आपको अलग करेगा, जहां पर आपकी जो रिसर्च है वो दूसरों से अलग करेगी, वो वहां पर होगी कि जो आप फील्ड वर्क करोगे, जो आप प्राइमरी रिसर्च करोगे, वो आपको, हाँ, वो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग करेगा, क्योंकि वो चीज सारे लोग नहीं करते, राइट। लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे बैठ के, एसी वाले रूम पे बैठ के उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं मैं माल लेना है कि नहीं लेना। लेकिन जब आप एक्चुअल में मार्केट में जाते हो, वहां पर आप प्राइमरी रिसर्च करते हो, लोगों से मिलते हो, कंपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हो, उस कंपनी के जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, बाकी लोगों से जब आप डिस्कशन करते हो, तो देन आपको उसकी एक्चुअल में रियल पिक्चर मालूम होती है कि वो कंपनी क्या है। क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा इशू होता है, पता लगा कंपनी में यहाँ पे एड्रेस कुछ और दिखाया है, आप वहां गए तो वहां पता लगा कुछ है नहीं, वहां पे मतलब हवाबाजी चल रही है। इनफैक्ट जो आईटी की कंपनियां होती है उसमें इस तरीके की चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि आईटी की कंपनी में तो क्या होता है, उसमें तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वही उनका सबसे बड़ा एसेट होता है। उसमें तो क्या है, लीज पे बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स हैं, और तो कुछ है नहीं वहां पे। वहां पर तो क्या है, वहां पर तो आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि उसकी फिक्स एसेट बहुत ज्यादा है, उसके फिक्स एसेट तो कुछ होते नहीं है, ऑफिस लीज का होता है, कंप्यूटर्स वगैरह खाली रखे होते हैं। इसके बाद तो क्या होता है कि वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, वही उनके लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। पता लगा उन्होंने लड़के ही केवल फ्रेशर रख रखे हैं, और पता लगा उन्होंने कोई प्रोजेक्ट ले लिया छोटा मोटा, फ्रेशर लड़के रख लिए 15-20, 20-20, 25-25 हजार वाले, और वो काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस कंपनी की आगे जाके क्या वैल्यू होने वाली है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है, जब भी आपको स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें जो है, यही सबसे बड़ा आपका वो होती है, एज क्रिएट करती हैं रिसर्च में, जो दूसरे से आपको अलग करती है, वहीं पे आपका पैसा बनता है। अगर आपको मल्टी बैगर होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप केवल सिस्टम पे बैठ के और वहां पे बैठ कर आपको लगे कि नहीं जो है हमें वो मिल जाएगा, या दूसरों के यूट्यूब पे वीडियो देख के और हमें जो है मल्टी बैगर मिल जाएगा। एक कहावत होती है, बोरोड नॉलेज इस इंडस्ट्री में या अपनी जो है स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में कभी आपको रिच नहीं बना सकता, कभी भी बोरोड नॉलेज काम नहीं आता। आपको खुद उसमें घुसना पड़ेगा, खुद आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप एमबीए फाइनेंस हो या सीए हो या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। उसके लिए आप कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग ही करो, उसके लिए आप स्कटल बटी करो, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो भी आप करो उसको ढंग से करना पड़ेगा, यानी उसमें आपको प्रॉपरली घुसना पड़ेगा।
आपको उसके लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जो है सारी चीजें वो करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री एनालिसिस में कई सारे जो उसके डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे भी बात करनी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसको करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये कंपनी आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कितने बैगर हो सकती है। हो सकता है वो 10 बैगर हो जाए, 15 बैगर हो जाए, या फिर वो आपको बेगर भी बना सकती है कि पता लगा भिखारी हो गए, सारे पैसे लगा दिए और इसके बाद मामला साफ हो गया। तो बैगर है या बेगर है, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। और नेक्स्ट अमित सेशन सर, में मुझे वी लिटरली विल टेक पसीना आ गया। सम एग्जांपल। नहीं, मैं आगे बढ़ने से पहले मुझे लिटरली पसीना आ गया कि आपने जिन चीजों का जितने बेहतरीन तरीके से आपने समझाया ना, जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि ये इट इज नॉट अ इजी टास्क कि किसी ने कुछ कहा और आप शुरू हो गए हाँ भाई खरीदो खरीदो और बाद में रोते रहो। रियली वी हैव टू डू हार्ड वर्क, राइट, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपनी। स्पेशली हमें फील्ड वर्क पे ज्यादा भरोसा करना है अगर दूसरे हमें एज पाना है किसी और से, राइट। वाओ, right. ग्रेट, So आई एम स्पीचलेस। so that is for today's session. That is for today's session, and in the next session we will take some example of any company, and then we will discuss कि एक particular वो लेंगे, किसी कंपनी का एग्जांपल लेंगे, but that is again example, that is not from my side, that is not buy sell recommendation or anything else, because ये it's only for educational purpose। आपको तो समझाने के लिए होगा कि एक हमने कोई एक कंपनी ले ली और इसके बाद हमने उस पे कुछ उसके इन्हीं पैरामीटर्स पे डिस्कशन कर लिया, लेकिन उसका कहीं से कोई लेना देना किसी भी रिकमेंडेशन से कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट रिकमेंडिंग, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, वी आर ऑल्सो लर्निंग। तो अभी केवल और केवल ये अंडर स्टडी है, बहुत सारी कंपनियां अंडर स्टडी रहती हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुकेश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर अमित सर, आपने आया और मेरी आंखें तो पक्का खोल दी, और जो इस वीडियो को देखने वाला है उसको भी समझ में आ जाएगा भैया ये दाल भात चोखा नहीं है, आपको रियली में मेहनत करना पड़ेगा। Great. Amit sir, it's really lovely talking to you, sir. Please, you continue your job. Please, sir. मिलते हैं सर, जल्दी मिलते हैं, अगले सेशन पे जल्दी मिलेंगे और फिर कुछ ज्ञान देंगे। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for joining the show. Thank you to you and all your viewers. Yes. Thank you. Thank you, sir.